हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम पंकज सर। आप देख रहे हैं क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव। क्लास 10 में हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5। वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाके देखें। कभी भी देखें क्लास को तो प्लेलिस्ट में जाके देखें। प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो पड़ा हुआ है, ऑल पार्ट का ऑल ऑब्जेक्टिव। यह आज फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है यानी ऊर्जा के स्रोत। आज हम ऊर्जा के स्रोत लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस लास्ट चैप्टर को देखते हैं कैसे आपको होता है। लास्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है, आपका पूरे ऑब्जेक्टिव हम खत्म कर दिए। इस चैप्टर को अगर खत्म कर देते हैं तो पूरे ऑब्जेक्टिव खत्म कर देते हैं। मैंने आपको बोला था कि आपका पूरा ऑब्जेक्टिव मैं खत्म कर दूंगा, तो यह आपका खत्म हो गया। अब हमारा बच गया केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का भी ऑब्जेक्टिव कल से प्लेलिस्ट में अलग से बनकर आएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 1 कहता है कि जल शक्ति विद्युत संयंत्र में पानी के किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो पानी के गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किस ऊर्जा को? गतिज ऊर्जा में। किताब में भले स्थितिज ऊर्जा दें, इसको नहीं, पानी के गतिज ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है, क्योंकि गति से, फोर्स से टरबाइन पे पानी को गिराया जाता है और पानी को टरबाइन पर गिराने के बाद टरबाइन नाचता है। तो नाचता है तब आपका विद्युत धारा उत्पादन करता है, यानी विद्युतीय ऊर्जा का उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। किया जाता है नहीं किया जाता है बोला है, तो नहीं किया जाता है सीएनजी का। सीएनजी का खाना बनाने में उपयोग नहीं। टेम्पुआ में कहता है भड़ भड़ भड़, एगो नहीं हुड़ू हुड़ू चलने वाला टेम्पू आया है, बिना आवाज के चल रहा है, हुड़ू हुड़ू हुड़ू, यानी सीएनजी टेम्पो का नामे है। तो सीएनजी का उपयोग खाना बनाने में नहीं, एलपीजी का खाना बनाने में किया जाता है, बायोगैस का खाना बनाने में, कोयला का उपयोग खाना बनाने में, लेकिन सीएनजी का खाना बनाने में उपयोग नहीं किया जाता है। दिस इज द राइट आंसर, सीएनजी। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, हेलो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि निम्न में से किस देश को पवन का देश कहा जाता है। डेनमार्क कोलन के छोटकट रन के कह दिला पवन का देश। डेनमार्क कोलन के क्या कह दिला पवन। वहां पे बहुत तेज हवाएं चलती है, वहां पे बहुत ज्यादा बिजली उत्पादन किया जाता है पवन चक्की से, इसलिए डेनमार्क में, यानी डेनमार्क को हम लोग कहते हैं पवन का देश। यहाँ पे ध्यान समझे। क्वेश्चन नंबर 4 आदर्श ईंधन के प्रति एकांक द्रव्यमान से मिलने वाली ऊर्जा का मान होना चाहिए। देखिए, आदर्श माने जो अच्छा बालक हो, जो अच्छा आदमी हो, जो आधा यह ईंधन कर रहा है, जो अच्छा ईंधन हो, यानी ज्यादा ईंधन दे, तो ज्यादा होना चाहिए, यानी ऊर्जा का मान क्या होना चाहिए? ज्यादा। क्या होना चाहिए? ज्यादा। तो दिस इज ए राइट आंसर, यानी ए। क्वेश्चन नंबर हमारा 5। रामायण चला रहा है ना, देखो दशहरा चालू हुआ, एकदम रामायण शुरू। देखिए यहाँ पे हर गांव में आज अब इस समय लड़कन के 10 दिन 15 दिन पढ़ाई तो नहीं हो पाएगा, इसलिए बबुआ रामायण पे कम ध्यान दो। जिसका बिहार बोर्ड में एग्जाम है इस साल 2024 में जो एग्जाम देने वाला है, रामायण पे कम यानी ध्यान दो और हम पे ज़्यादा ध्यान दो। वीडियो देखो, जो रामायण देखने जाएगा वो घर में मोबाइल चालू करो और वीडियो देखो मेरा। तो इस वीडियो से तुम्हारा कम से कम करम फूटा तो 10 नंबर बढ़ा देंगे, इसलिए ध्यान से देखो। और करम अच्छा रहता ज्यादा नंबर जाएगा। कहता है यहाँ पे परमाणु बम के ऊर्जा का स्रोत है। परमाणु बम के ऊर्जा का स्रोत है केंद्रीय विखंडन से, केंद्रीय संलयन से तो नहीं, केंद्रीय विखंडन से। यानी परमाणु बम क्या होता है? फटता है तब ना ऊर्जा निकलता है, तो विखंडन से, केंद्रीय विखंडन। दिस इज ए राइट आंसर। सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्राय निम्न में से किस रंग के यानी प्लेट होता है? किस रंग का प्लेट होता है? तो जो आपका पेंटेंट होता है, यानी
पेंट उसे बोलते हैं, पेंट कहा गया है वो, आप उस पर न ध्यान दें, पेंट पर ध्यान दें। तो पेंट जो होता है काले रंग का पेंट होता है। कैसे रंग का होता है? काले रंग। काहे काले होता है? क्योंकि काले रंग का इसलिए होता है कि डियर स्टूडेंट, काले रंग ऊष्मा का अधिक अवशोषण करता है, ऊष्मा का अधिक अवशोषण करता है, जिसके कारण काला रंग आपका ज्यादा जल्दी आपका गर्म कर देता है भोजन को, इसलिए काले रंग का यानी बनाया जाता है सोलर कुकर में रखने वाला। इस समय तो इंडक्शन आ गया है, इंडक्शन पे भी रखने वाला बर्तन का देखिएगा नीचे पेंदी में काला होता है। तो काला होता है किस लिए? पेंदी काला इसलिए होता है ऊष्मा ज्यादा ले सके, ऊष्मा ज्यादा। बहुआ बैठ के पढ़ो, दलान हो, देखिए ध्यान से। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत कह रहा है कि है, तो ऊर्जा के अनवीकरणीय कौन है? तो आपका अनवीकरणीय कहने का मतलब कि जो एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो दिस इज ए कोयला। यह कोयला आपका ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। आप लोग भूगोल में भी पढ़े होंगे और यहाँ पे लास्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे अनवीकरणीय स्रोत। समझ में आ गया? क्योंकि यह ऊर्जा चैप्टर का नाम है। यह 8 पार्ट कह रहा है कि सौर ऊर्जा के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोगी होता है? सौर कुकर के लिए बोला है, सौर कुकर के लिए। सौर कुकर के लिए सबसे अधिक उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सबसे अधिक किस दर्पण का? अवतल, 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 उत्तल कहा गया, अवतल, अवतल पर हम टिक लगाए हैं। अवतल दर्पण का उपयोग होता है, यानी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए 9 नंबर, यानी नरोरा नाभिकीय विखंडन यानी नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थापित है? अपन पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वाला अपना यानी अपना सगा भाई है। बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों अपना सगा भाई है, इसलिए उत्तर प्रदेश वालों ध्यान से सुन लो। सब बदल जाए, हम लोगों को नहीं बदलना है, हम ही लोग तो सरकार बदलेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे कहा है कि जनसंख्या का सबसे बड़ी भंडार हम ही दोनों के पास है, इसलिए बबुआ हम दोनों हैं तो पूरा सरकार है। हम लोग जहां हिला दिए सरकार हिल जाएगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि प्राकृतिक में यानी पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपका सूर्य है। कौन है? तो सूर्य है। तो सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत में गिने जाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? पेट्रोल हइये है, आपका गोबर गैस हइये है, कोयला हइये है। नाभिकीय ऊर्जा में जीव नहीं होता है, जबकि गोबर गैस भी जीवों से प्राप्त होता है, कोयला भी पेड़ पौधों से यानी लकड़ियों से प्राप्त होती है, पेट्रोलियम भी जीव से प्राप्त हुआ है। नाभिकीय ऊर्जा जीव से प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए दिस इज ए राइट आंसर सी। कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं दिक्कत है तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। पवन विद्युत जनित्र में पवन का चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। पवन का चाल कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से यह चलना चाहिए। अगला 13 नंबर ध्यान से सीखिए। 13 नंबर कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए यूरेनियम की जरूरत होता है। यूरेनियम टूट करके थोरियम में और हीलियम में बदल जाता है, तो यूरेनियम का होना अति आवश्यक है। अगर उधर से देखने में दिक्कत हो रहा है तो इधर आके बैठ जाइए। इधर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? 14 कहता है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग यानी किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो धूप के दिन है, चोरकट कहीं के बादल के दिन, जब यह बादल होगा उस दिन कहाँ से उपयोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज ए राइट आंसर, बादल वाले दिन हम इसका उपयोग नहीं करते हैं।
किसका, यानी आपका गर्म जल तापक करने के लिए सौर जल तापक का उपयोग बादल वाले दिन को हम नहीं कर पाएंगे, काहे कि उस दिन धूपे नहीं निकलेगा तो सौर ऊर्जा कहाँ से मिलेगा। अब समझिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस शताब्दी में पवन यानी चक्की के यानी काफी लोकप्रिय हैं। तो आपका 17वीं शताब्दी में लोकप्रियता लोगों की बढ़ गई। 17वीं शताब्दी में आपका पवन चक्की की लोकप्रियता क्या हो गया, बढ़ गया 15वीं शताब्दी में। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आजा 16 तो कहेगा सिम सिम फूल जाना ही एजे है सर जी कहेगा। अब देखिए ध्यान से कह रहा है निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो नवीकरणीय स्रोत कौन है, नवीकरणीय स्रोत माने जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं किया जा सके वह नवीकरणीय स्रोत कहता है। जैसे कोयला, कोयला का एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है। दिस इज राइट आंसर, यह कोयला। अगला देखिए कहता है 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सौर पैनल यानी बनाया जाता है अनेक। यहाँ पे वीडियो बंद करो। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो 16 नंबर क्वेश्चन में नवीकरणीय मतलब जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग किया जा सकता है उसे नवीकरणीय कहते हैं। कोयला का उपयोग दोबारा नहीं कर सकते, लकड़ी का उपयोग नहीं कर सकते, पेट्रोलियम का उपयोग नहीं कर सकते, जिसका किया जा सकता है वो आपका प्राकृतिक गैस है। दिस इज ए राइट आंसर, प्राकृतिक गैस। कोई दिक्कत है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सौर पैनल यानी बनाया जाता है यानी अनेक। तो जैसे सौर कुकर को संयोजित करके अनेक सौर सेलों का संयोजित करके, अनेक सौर सेलों को संयोजित करके यानी सौर पैनल बनाए जाते हैं। सौर पैनल बनाए जाते हैं अनेक सौर सेलों को संयोजित करके। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि लकड़ी की तुलना में चारकोल ईंधन बहुत अच्छा है। चारकोल माने कोयला, लकड़ी धुआं ज्यादा देगा और कोयला धुआं कम देगा। लकड़ी कम तापमान देगा, धुआं तापमान ज्यादा देगा, यानी चारकोल अच्छा है। चारकोल माने कोयला की बात हो रहा है, चारकोल माने कोयले की बात किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा 19 नंबर है। कह रहे हैं कि बॉक्स प्रकार के सौर कुकर के यानी उसके ऊपरी भाग में कांच का यानी ढक्कन देने का कारण क्या है। खाना देखने के लिए यानी पक रहा है या नहीं देखने के लिए, नहीं ऐसा कुछ कोई बात नहीं। बक्से के अंदर अधिक सूर्य का प्रकाश जाने के लिए कांच का ढक्कन लगाया जाता है कि बक्से के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रकाश जा सके, ज्यादा से ज्यादा प्रकाश जा सके। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहता है। 20 कहता है ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर 21 कहता है कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा यानी प्रेरित होता है। नाभिकीय विखंडन करे कि अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होता है। न्यूट्रॉन के द्वारा। किसके द्वारा, न्यूट्रॉन के द्वारा। दिस इज ए राइट आंसर, सी, न्यूट्रॉन के द्वारा प्रेरित होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। सौर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। नहीं, सौर ऊर्जा का उपयोग करता है, पवन ऊर्जा नहीं, सौर ऊर्जा का। क्योंकि सौर कुकर है तो सौर कुकर में कौन ऊर्जा लगेगा, सौर ऊर्जा। दिस इज ए राइट आंसर, बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 से। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है। सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है।
सिलिकॉन का उपयोग जो सौर से पैनल या सौर सेल होते हैं उसमें सिलिकॉन के धातु लगे होते हैं, सिलिकॉन का उपयोग होता है। कह रहा है कि डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, जितना भारी भारी गाड़ी देखिएगा डीजल हुआ, रेलगाड़ी में एकदम रेलगाड़ी में डीजल पर चलता था। यानी विद्युत उत्पादक में जरूरत उत्पादक होता है, जैसे जनरेटर में चालूकर जनरेटर में डीजल तेल डलाता है, और आपका इसमें सभी में, तो इनमें से सभी होगा, दिस इज ए राइट आंसर, इनमें से सभी। शांत रहें, ध्यान से देखें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 क्या कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग के निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्तरदायी है? CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। यही कार्बन डाइऑक्साइड फैल रहा है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड 2025 तक बहुत ज़्यादा बढ़ने के लिए बोला गया है, 2025 तक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए डियर स्टूडेंट, आप सबसे हमें निवेदन है कि कम से कम ग्लोबल वार्मिंग पर ध्यान दें, यानी कम से कम CO2 गैस यानी CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है इसका कम से कम यानी प्रदूषण करें, प्रदूषण न के बराबर करें, जितना हो सके प्रदूषण से बचे, प्रदूषण कम करें। आप शिक्षित स्टूडेंट हैं। आदर्श क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है? 26 बोलता है कि आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होता है? आदर्श ईंधन से यानी आदर्श ईंधन से आपका इनमें से कोई गैस उत्सर्जित नहीं होता है। आदर्श ईंधन जो होता है वो अच्छा ईंधन होता है। अच्छा ईंधन आपका प्रदूषण नहीं फैलाता है, अच्छा ईंधन प्रदूषण नहीं फैलाता है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 27 क्या कहता है? 27 कहता है कि सौर स्थिरांक का मान क्या होता है? सौर स्थिरांक का मान 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर, 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दिस इज ए राइट आंसर, ए होगा। दिस इज ए राइट आंसर, ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि नाभिकीय संलयन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय संलयन से ईंधन प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस। दिस इज ए राइट आंसर, हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। अगला कहता है कि यूरेनियम को एक परमाणु के विखंडन से यानी मिलने वाला ऊर्जा का मान होता है, मिलने वाला ऊर्जा का मान 931 होता है। कितना होता है? 931। दिस इज ए राइट आंसर। यहाँ पे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलती है? क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि यहाँ पे निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? हाइड्रो का मतलब अर्थ होता है जल होता है। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? जल। हाइड्रो से यानी जहां भी हाइड्रो की बात किया जा रहा है वहां जल की बात हो रही है। हाइड्रो से यानी जल का अर्थ निकलता है। यहाँ पे ध्यान समझिए। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सौर प्रकाश वोल्टेज सेल में सौर ऊर्जा को किस रूप में यानी परिवर्तित किया जाता है? देखिए सौर प्रकाश जो होता है वोल्टेज सेल को हम लोग सौर ऊर्जा में किस रूप में यानी परिवर्तित होता है? तो विद्युत ऊर्जा में। किस ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में हम लोग परिवर्तित करते हैं। जो भी सौर ऊर्जा होते हैं उसका वोल्टेज सेल विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। दिस इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? 32 नंबर कहता है कि जल संकट का एक मुख्य कारण है। जल संकट का एक मुख्य कारण है। तो क्या कारण है भैया? परंपरा स्रोत से ऊर्जा संकट बोला है, जल संकट नहीं, ऊर्जा संकट। तो 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कि ऊर्जा संकट का एक मुख्य कारण है। तो ऊर्जा संकट का मुख्य कारण क्या है?
तो मुख्य कारण विद्युत संचरण ऊर्जा के यानी बेकार जमना, परंपरागत ढंग से अक्षमनीय दोहन करना। दिस इज राइट आंसर ए। यहाँ पे यानी परंपरागत स्रोतों का अवांछनीय दोहन करना। दोहन माने बिना नियम कानून के आवे तो जतन हम ही राजा हो जाएं कुल है। तो यह ऊर्जा संकट है एक प्रकार के। आने वाला भविष्य में हमारे बाल बच्चों को, हमारे पीढ़ी को यह ऊर्जाएं नहीं प्राप्त हो पाएगी। इसलिए हम लोग विवेकपूर्ण उपयोग करें, विवेकपूर्ण उपयोग करके देखें। आप लोगों आने वाला पीढ़ी भी तरक्की करेगा, सतत विकास करेगा। यहाँ पे ध्यान समझिए, कह रहा है क्वेश्चन, रासायनिक कचरों से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का संयंत्र बनाया जाना चाहिए? किस प्रकार के संयंत्र बनाना चाहिए? तो पवन चक्की, विद्युत जनित जलप्रपात, बायोमास से संयंत्र। तो दिस इज ए राइट आंसर, बायोमास संयंत्र। दिस इज ए राइट आंसर। कचरों से जो बनेगा बायोमास संयंत्र बनेगा, यानी जो कचरों से हमारा बायोगैस निकलेगा जिससे हम कुछ भी उत्पन्न कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 34 नंबर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है कि यानी पवन चक्की में पवन ऊर्जा का उपयोग कर क्या कहते हैं? पवन चक्की में पवन ऊर्जा का उपयोग कर क्या करते हैं? क्या करते हैं? पानी पंप से निकालते हैं ना, चन्नी तरह का टरबाइन चलाते हैं। तो देखिए दोनों करते हैं, पानी भी निकालते हैं और टरबाइन भी चलाते हैं। दिस इज राइट आंसर सी। दिस इज राइट आंसर सी। पवन चक्की में पवन ऊर्जा का उपयोग करके हम पानी भी पंप से निकाल सकते हैं और टरबाइन भी चला सकते हैं। अगला देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पेट्रोलियम किस प्रकार के ऊर्जा का स्रोत है? जीवाश्म ईंधन का, जीवाश्म ईंधन का भी है। परंपरागत स्रोत माने जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है, वो परंपरागत स्रोत कहते हैं। जिसका नवीकरणीय संबंध न हो, नवीकरणीय न हो मतलब अनवीकरणीय, जी इहो है। उपयुक्त तीनों, यानी उपयुक्त तीनों हो जाएगा। उपयुक्त तीनों सतह के यानी ऊर्जा का स्रोत होता है। तीनों प्रकार के यह दिया गया है, इसी को बोला गया है। तो दिस इज राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 36। 36 क्या बोलता है? 36 बोलता है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत होता है, पारंपरिक माने जिसका एक बार उपयोग कर लिए दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो कोयला, दिस इज राइट आंसर, कोयला जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। ईंधन है, ईंधन क्या है? लकड़ी, सीएनजी यानी एलपीजी। यहाँ पे देना चाहिए इनमें से सभी, यहाँ पे देना चाहिए था इनमें से सभी, इनमें कोई नहीं, इनमें से सभी। दिस इज राइट आंसर, सभी, इनमें से सभी होगा डी। यह आपका ईंधन है, लकड़ी जी है, सीएनजी लकड़ी है यानी ईंधन है, एलपीजी है, इनमें से सभी होगा आंसर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि जीवाश्म ईंधन बनाने के मूल स्रोत है। जीवाश्म ईंधन बनाने के मूल स्रोत क्या है? तो कह रहा है कि पौधे और पशुओं, पेट्रोल, पवन नहीं, पौधे और पशुओं के द्वारा ही, यही इसमें जीव है। तो जीवाश्म ईंधन इन्हीं से बनाया जा सकता है। तो जीवाश्म ईंधन बनाने का मूल स्रोत यानी पौधे एवं पशुओं के अवशेष हैं। अवशेष माने उसका यानी बेकार जो यानी मरे हो गए यानी मान लीजिए पशु मर गए, यानी उसका जो मांस होता है उस सड़ गल करके पेट्रोलियम बनता है। आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर एक हलचल हुई थी जिसमें आपका जीव जंतु, पेड़ पौधे सब पृथ्वी के अंदर दब गया था। तो वह रासायनिक परिवर्तन कारण नीचे से मैग्मा के ताप, ऊपर से दाब के कारण कोयला और पेट्रोलियम बना है। तो यह आपका एक प्रकार के जीवाश्म ईंधन होता है, कोयला और पेट्रोलियम। तो यह बोल रहा है कि जीवाश्म ईंधन तो पौधों से और पशुओं से प्राप्त किया जा सकता है। अगला देखिए 39 और 40। 39 और 40 क्या कहता है? 39 और 40 कहता है कि ऊर्जा के दो नवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा के अनवीकरणीय बोला है। अनवीकरणीय माने जिसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग
नहीं किया सकता है तो कोयला और पेट्रोलियम एक बार उपयोग करने के बाद इसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तम ऊर्जा का यानी स्रोत वह है, उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जो सरल से सुलभ हो, जो प्रति एकांक आयतन में अर्थात प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, जिसका भंडार तथा यानी परिवहन आसान हो। इन सभी गुण को उत्तम ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जिसमें सभी गुण हो, जिसमें से सभी गुण हो, उसी को बोलते हैं उत्तम ऊर्जा यानी उत्तम ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। यह आपका फिजिक्स पूरा खत्म हुआ। यहां से फिजिक्स क्या हो गया? पूरा खत्म। यानी आज फिजिक्स का हम लोग चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 यह पूरे चैप्टर पढ़ गए। आपका प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ वीडियो मात्र लगभग 11 वीडियो में हम लोग पढ़ गए। यानी फिजिक्स लेकर जाएं, प्लेलिस्ट में देखें। यानी पंकज सर का पूरा फिजिक्स पढ़ा हुआ है। यानी 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, जितना दिन में हो सके पूरा के पूरा वीडियो देख जाइए और चाहिए एग्जाम दीजिए बिंदास। ये आपका कोई ऑब्जेक्टिव रोकने वाला नहीं है, इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। दिस इज ए माई गारंटी, यह मेरा गारंटी है। आप आए एक बार गोल करें क्लासेस पे, आपका दोस्त मित्र गण इधर उधर हितई गनई कहीं के लड़का हो 10 क्लास में पढ़ने वाला है, 2024 में एग्जाम देने वाला, तो उसके पास शेयर करें, उसको बताएं कि यह वीडियो या देखो एक बार में पूरा खत्म है, पूरा पढ़ा है। यह आलोक पब्लिकेशन के बुक को पढ़ाया गया है, आलोक पब्लिकेशन के बुक को पढ़ाया गया है। इसलिए पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबको दिल की गहराई से पूरे धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में केमिस्ट्री के साथ। कल से हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होने वाला है। चैप्टर नंबर 1 में आए केमिस्ट्री का। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।